नमस्कार दोस्तों, पावन एजुकेशन स्टडी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं क्रिया की। क्रिया को मैंने 3 आधारों पर बताया था, अर्थ के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। 3 भेदों में इनको विभिन्न प्रकारों से बांटा गया। अर्थ के आधार पर हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके। आज दूसरा भेद संरचना के आधार पर हमको क्रियाओं के प्रकार पढ़ने हैं। प्रकार किसके आधार पढ़ना है हमें? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने बताया था संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। यह मैंने पिछली कक्षा में लिखवा दिया था कि संरचना के आधार पर क्रियाएं 8 प्रकार की होती है। फिर से देख लीजिए, पहले क्रिया है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा प्रकार है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। चौथा प्रकार है नाम धातु। नाम धातु क्रिया। 5वें नंबर पे आती है आज्ञार्थक क्रिया। छठा प्रकार है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। 7वें नंबर पर है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और 8वीं आती है आपकी कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। दोस्तों, ये प्रकार में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ लिए थे। फिर से देख लीजिए, संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया और कृदंत क्रिया। ये 8 के 8 प्रकार किसके आधार पर है? संरचना के आधार पर। किसके आधार पर है? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। इन 8 प्रकारों में से हम सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया होती है वह पढ़ने जा रहे हैं। पहली है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों, यह एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हमें इसी को पढ़ना है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का अर्थ होता है पहले। पूर्व का अर्थ है पूर्व यानी पहले और काल यानी समय। काल यानी समय, यानी पहले के समय में ही होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्व यानी पहले और काल यानी समय, यानी पहले समय में ही क्रिया जो समाप्त होती है वह क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। परिभाषा देखिए, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जहां एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया आती है। एक क्रिया समाप्त होगी, उसके बाद क्या होगा? दूसरी क्रिया आएगी। जो पहले समाप्त होने वाली क्रिया है वही क्या कहलाती है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अभी बताया मैंने, पूर्व यानी पहले और काल यानी समय, यानी जो पहले ही समाप्त हो चुकी है वह क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जहां एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया आती है। दूसरी क्रिया आती है। पहले एक क्रिया समाप्त होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया आएगी, यानी जहां एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया आती है। समाप्त होने वाली, तो समाप्त होने वाली पहले की क्रिया, होने वाली पहले की क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। समझ गए होंगे आप, जहां एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया आती है, यानी समाप्त होने वाली पहले की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया
कहलाती है। दूसरी क्रिया आएगी, उससे पहले जो क्रिया समाप्त हो रही है वही आपकी क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी एक पहचान और है, आप लिख लीजिए। इसकी पहचान होती है कि वाक्य में क्रिया के साथ आपको कर या करके देखने को मिलेगा। दो शब्द मिलेंगे क्रिया के साथ जुड़े हुए, या तो कर मिलेगा या फिर करके मिलेगा। वाक्य में क्रिया के साथ जो पहले होने वाली क्रिया उसमें क्या मिलेगा, कर या करके। ठीक है, उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण लिख रहा हूं मैं, बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। इसमें आपको दो क्रियाएं दिखाई दे रही होगी। बच्चा दूध पीकर सो गया, पहली तो क्रिया हो रही है आपकी पीना। कौन सी क्रिया धातु है इसमें, पीना। कर हमें लगा हुआ मिल रहा है, इसकी पहचान हो गई, हमको कर दिख गया, यानी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। निश्चित हो गया है ये, क्योंकि हमें क्या मिल गया, पीकर में कर दिखाई दे गया, यानी यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पहली क्रिया हो गई पीना, और दूसरी क्रिया क्या हो रही है, सोने की क्रिया। पी कर सो गया, तो पहले कौन सी क्रिया हो रही है, दूध का पीना। पहले कौन सी क्रिया हो रही है, दूध का पीना। उसके बाद कौन सी क्रिया हो रही है, सोना। तो पहले वाली जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, बच्चा दूध पीकर सो गया, दो क्रियाएं दिखी, पीकर और सोकर, पीना और सोना। तो पहले कौन सी क्रिया हुई, पीने की, तो पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, चोर उठ भागा। चोर उठ भागा, यहाँ पे भी हमको क्या दिखाई दे रही है, दो क्रियाएं दिखाई दे रही है, पहली उठना और दूसरी भागना। तो पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तीसरा उदाहरण देखिए, राम खेल कर घर आ गया। राम खेलकर घर आ गया, पहली क्रिया हो रही है खेलना। पहले क्या काम हो रहा है, खेलने का। उसके बाद क्या हुआ, वह आ गया, उसके बाद आना। राम खेलकर घर आ गया, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी, खेलकर। इसमें हमें पहचान करनी हो तो हमें क्या मिलेगा, कर देखने को मिलेगा। यह भी इसकी पहचान हो गई कि यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मुझे पूर्ण आशा है आप समझ गए होंगे पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, यानी पहले समाप्त होने वाली ही क्रिया ही क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उसकी पहचान होती है या तो वाक्य में क्रिया के साथ कर मिलेगा या फिर करके मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ पूर्वकालिक क्रिया अपनी कंप्लीट होती है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरे नंबर पर आती है हमारी दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, यह भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरों से कार्य करवाता है। यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, वह क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी वह प्रेरणा देने का काम करता है। कौन, कर्ता। देखिए, कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, दूसरों से करवाता है। कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, यानी प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कर्ता होता है वह स्वयं कार्य नहीं करता है, वह दूसरों से कार्य करवाता है। कर्ता क्या करता है, स्वयं केवल प्रेरणा देने का कार्य करता है। यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किससे करवाता है, दूसरों से कार्य करवाता है। यानी कि वह क्या करता है, प्रेरणा देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसकी एक पहचान होती है दोस्तों, इसकी पहचान होती है कि वाक्य में, क्रिया में आपको एक वर्ण देखने को मिलेगा और वह है वह। क्या मिलेगा? क्रिया में वह मिलेगा, एक वर्ण है वह। क्या मिलेगा? वह मिलेगा। इसकी पहचान है वाक्य में, क्रिया में आपको वह वर्ण देखने को मिलेगा। यह वर्ण कौन सा है दोस्तों? मैं वर्ण विचार पढ़ा दिया है। यह होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। य, र, ल, व, चार वर्ण होते हैं। य, र, ल, व, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन भी कितने होते हैं? चार होते हैं, स और है। ठीक है, तो यह कौन सा है आपका अंतस्थ व्यंजन? अब देखिए क्रिया पे आते हैं हम। तो वाक्य में हमें क्या मिलेगा? क्रिया में वह देखने को मिलेगा। इसकी यह पहचान हो जाएगी किसकी? प्रेरणार्थक क्रिया की। उदाहरण से समझिए, पहला उदाहरण है इसका, बहु सांस से पानी भरवाती। बहु सांस से पानी भरवाती। बहु सांस से पानी भरवाती है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है? बहु प्रेरणा दे रही है सांस से कि वह पानी भरवाती है। यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? सांस। प्रेरणा कौन दे रहा है? बहु। बहु सांस से पानी भरवाती है। यहाँ पे क्रिया हमें दिखाई दे रही है भरना। क्रिया कौन सी दिखाई दे रही है हमें? भरना। जिसमें हमें क्या मिल रहा है? वह मिल रहा है। दोस्तों पहचान करना, क्रिया में हमें क्या मिल रहा है? वह मिल रहा है, यानी दूसरे से कार्य करवाना होता है, वह क्या कहलाती है? प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? सांस। प्रेरणा कौन दे रहा है? बहु। बहु सांस से पानी भरवाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक ने छात्रों से हिंदी पढ़वाई। अध्यापक ने छात्रों से हिंदी पढ़वाई। अध्यापक ने छात्रों से हिंदी पढ़वाई। सबसे पहले हम पहचान करेंगे तो यहाँ पे क्या है? क्रिया कौन सी है? धातु। पढ़ना धातु से क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़वाई। क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहचान करनी है कि हमें क्या दिख गया? वह दिख गया। स्पष्ट हो गया हमें कि प्रेरणादायक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है, अध्यापक ने छात्रों से क्या करवाई? हिंदी पढ़वाई। यहाँ पे क्रिया कौन कर रहे हैं? छात्र। प्रेरणा कौन दे रहा है? अध्यापक। प्रेरणा कौन दे रहा है? अध्यापक। क्रिया कौन कर रहे हैं? छात्र। यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाए, वह क्या कहलाती है? प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो प्रेरणा देने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे अध्यापक। क्रिया कौन कर रहे हैं? छात्र। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। तीसरा है, पुलिस ने चोर को पकड़वाया। पुलिस ने चोर को पकड़वाया। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? पकड़ने की क्रिया हो रही है। हमें क्रिया में क्या मिल रहा है? वह मिल रहा है पकड़वाया। तो पुलिस ने चोर को पकड़वाया। ठीक है, पुलिस ने क्या किया? चोर को पकड़वाया। चौथा उदाहरण देखिए, प्रेम ने राम से गृह कार्य करवाया। प्रेम ने राम से गृह कार्य करवाया। तो यहाँ पे करना क्रिया है, हमें वह भी मिल गया, यह पहचान हो गई। तो क्रिया क्या हो रही है? गृह कार्य करने की। कर कौन रहा है? राम। प्रेरणा कौन दे रहा है? प्रेम। प्रेम ने राम से गृह कार्य करवाया।
यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो किससे करवा रहा है? राम से गृह कार्य करवा रहा है। यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, वह क्या कहलाती है? प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों हमें संयुक्त क्रिया। इसकी एक नोट लिखा कर लिख लीजिए आप। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, प्रेरणार्थक क्रियाओं में प्रेरणात्मक क्रियाओं में द्विकर्मक क्रिया भी होती है। द्विकर्मक क्रिया होती है। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है उनमें क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है। ये पिछली कक्षा में मैंने बता दिया। एककर्मक और सहकर्मक क्रिया के उदाहरण। सहकर्मक में सहकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक अकर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया, यानी जिसमें एक कर्म हो। एक कर्मक जिसमें दो कर्म हो वह क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया की पहचान होती है दोस्तों, वाक्य में नए को से विभक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रेरणात्मक क्रियाओं में भी क्या होती है? द्विकर्मक क्रियाएं होती है। इसी के साथ हम तीसरे नंबर पर आते हैं संयुक्त क्रिया। तीसरे नंबर पर है हमारी दोस्तों संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? जिस वाक्य में एक क्रिया के साथ में दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्या होती है? गौण क्रिया होती है। इन दोनों का योग रहता है, किंतु दोनों जब मिलती है तो वह एक समान ही अर्थ देती है। जैसे जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक क्रिया के साथ में एक क्रिया के साथ में क्या कर दिया जाता है? दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है। दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया के साथ में दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें इसमें एक मुख्य क्रिया, एक एक तो क्या होती है दोस्तों? मुख्य क्रिया। एक मुख्य क्रिया और एक गौण क्रिया। एक मुख्य क्रिया और एक गौण क्रिया का योग रहता है। योग रहता है। ठीक है, किंतु किंतु दोनों मिलकर दोनों मिलकर एक समान अर्थ देती है। एक समान अर्थ देती है। ठीक है, यानी जिस वाक्य में एक क्रिया के साथ में दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें एक मुख्य क्रिया होती है और एक गौण क्रिया होती है। दोनों का क्या होता है? योग रहता है, किंतु दोनों जब मिलकर क्या करती है? एक समान अर्थ देती है। जैसे दाल में घी डाल देना। दाल में घी डाल देना। दोस्तों यहाँ दो क्रियाएं हो रही है, एक तो डालना और देना। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का अर्थ समान है, या तो डालना या फिर देना। दाल में घी डाल देना, या तो डालना या फिर देना, दोनों का अर्थ क्या है? समान सा ही है। लेकिन जो पहले वाली क्रिया है वह क्या है? मुख्य क्रिया है, और जो बाद वाली है वह क्या है? यहाँ पे गौण क्रिया है। दोनों का क्या रहता है? यहाँ पे योग रहता है। वह क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। दोनों क्या है? यहाँ पे संयुक्त क्रियाएं हैं। दूसरा उदाहरण है अचानक। अचानक वह रोने लगी। अचानक वह रोने
लगी, या रोना और लगना, अचानक वह रोने लगी, या आपकी मुख्य क्रिया और यह गौण क्रिया हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है उदाहरण आपका, वह पत्र लिखने लगा, वह पत्र लिखने लगा। चौथा उदाहरण देखिए, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, देखना और लगना, मैं तुम्हें देख लूंगा। यहाँ पे क्या क्रियाएं हो रही है, दो क्रियाएं हो रही है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी महत्वपूर्ण क्रिया नाम धातु। कौन सी आती है दोस्तों, नाम धातु। चौथे नंबर पर नाम धातु क्रिया। चौथे नंबर पर आती है हमारी नाम धातु क्रिया। दोस्तों जहां संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के योग से जो क्रिया बनती है, वास्तव में इसमें क्या होता है, क्रिया होती नहीं है, लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द के योग से जो क्रियाएं बनती है, यानी ये शब्द क्रिया की तरह काम करते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बने शब्द हैं, यही क्रिया की तरह काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जहां संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के योग से, विशेषण के योग से क्रिया बनती है। क्या होता है इसमें, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द है, इनके योग से क्या बनती है, क्रिया बनती है। वास्तव में इसमें क्या होती है, वाक्य में कोई क्रिया नहीं होती है। लिख लीजिए, वाक्य में वास्तव में कोई क्रिया नहीं होती, वाक्य में कोई क्रिया नहीं होती है। अर्थात संज्ञा सर्वनाम या विशेषण क्रिया नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के योग से, विशेषण के योग से बने शब्द, विशेषण के योग से बने शब्द ही क्रिया की तरह काम करते, क्या करते हैं, क्रिया की तरह काम करते, उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। दोस्तों मैंने बताया, जहां संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के योग से जो क्रिया बनती है, वाक्य में वास्तव में कोई क्रिया नहीं होती, वाक्य में क्या नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है। जब क्रिया नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द है, यही क्या करते हैं, क्रिया की तरह काम करते हैं। क्रिया की तरह काम कौन करते हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के योग से जो शब्द है, बने योग से शब्द, वे क्या करते हैं, क्रिया की तरह काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। उनको ही क्रिया समझ लीजिए आप, उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। वाक्य में कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे शब्द है शर्म, शर्म शब्द है, ये क्या है, एक विशेषण शब्द है शर्म, ठीक है। शर्म से हो जाएगा आपका शर्माना, शर्माना। झूठ से, दोस्तों झूठ शब्द है, यह भी एक विशेषण शब्द है, झुठलाना, झूठ से हो जाएगा आपका झुठलाना। जो इनसे, जो ये शब्द है विशेषण, इनसे ही क्या करती है, क्रिया की तरह काम करते हैं। ये विशेषण शब्द क्या करते हैं, क्रिया की तरह काम करते हैं।
बात से बतियाना। कुछ शब्द लिखा रहा हूं आपको, आप समझाएंगे। लाज से ल जाना, लाज से ल जाना। लात से लतियाना, लात से लतियाना। गर्म से गरमाना। दोस्तों ये जो मैंने शब्द लिखवाए हैं ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द होते हैं। तो शर्म से आपका क्रिया बन के क्या हो जाएगा, शर्माना। शर्म से शर्माना, ये क्या काम करेगा, क्रिया की तरह ही काम करेगा वाक्य में। विशेषण शब्द क्या है, शर्म। शर्म से शर्माना हो गया, झूठ से जुठलाना, बात से बतियाना, लाज से लजाना, लात से लतियाना, गर्म से गरमाना। ये कुछ शब्द लिखवाए मैंने, इनका वाक्य में प्रयोग देखिए। जैसे लड़कियां बतिया रही है, लड़कियां क्या कर रही है, बतिया रही है, यानी बातें कर रही है। बतियाना यानी बातें करना। दोस्तों शब्द तो है बात, बात से क्या बन गया, बतियाना। यह एक क्रिया की तरह ही काम कर रहा है कि लड़कियां बतिया रही है। किसकी तरह काम कर रहा है, ये क्रिया की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रिया नहीं दी गई है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम बहुत शर्माता है, राम बहुत शर्माता है। दोस्तों शर्म शब्द है, विशेषण शब्द है, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्रिया की तरह ही यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रयुक्त हो रहा है। राम बहुत शर्माता है। ठीक है, कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। जैसे नारी लजाती है, नारी लजाती है। लाज शब्द से क्या होता है, लजाना होता है। ये क्या है, एक विशेषण शब्द है। तो नारी लजाती है, यहाँ पे जो लजाना शब्द है वह क्या कर रहा है, क्रिया की तरह काम कर रहा है। एक और उदाहरण देख लीजिए, उसने दूध गरमा लिया है, उसने दूध गरमा लिया है, उसने दूध गरमा लिया है। तो यहाँ पे गर्म से क्या हो गया, गरमाना। गर्म से क्या हो गया, गरमाना। उसने दूध गरमा लिया है, तो यहाँ पे क्रिया नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो गर्म शब्द है उससे हमें ऐसा लग रहा है कि क्रिया की तरह ही प्रयुक्त हो रहा है। यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द क्रिया की तरह प्रयुक्त हो, क्रिया की तरह काम करे, उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ संरचना के आधार पर हमने 4 प्रकार पढ़ लिए, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। अगले 4 भेद हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके लक्ष्य में आप पूर्ण सफल हो। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे फुल सपोर्ट करें। आप मुझे जितना सपोर्ट करें मैं उतनी एनर्जी के साथ आपको अच्छा कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपसे हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से हमें और अधिक पढ़ाने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए। इसके बाद धन्यवाद।